Hello everyone, welcome to Civil Abhyas. My name is Narendra Paliwal. Today we are going to cover the basics of bar bending schedule, which will be the part 1 of the bar bending schedule. So, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। एक सिविल इंजीनियर के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम देखेंगे। अगर आपने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, आपको इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बार बेंडिंग शेड्यूल का। तो एज अ सिविल इंजीनियर बार बेंडिंग शेड्यूल आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आज हम सीखेंगे। सो व्हाट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल और बीबीएस, आपने टर्म सुनी होगी। So bar bending schedule is the list of total steel required for the construction of reinforced concrete structure. Basically, it is the list of reinforcement. So BBS, why we use BBS? Because BBS provides the details of diameter, mark, type, size, length, number and bending details of each bar in the structure drawing. BBS provides helps in determining the estimate of a structure. अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का एस्टिमेट निकालना है या फिर उसकी कॉस्टिंग निकालनी है तो उसके लिए आपको बीबीएस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बीबीएस नहीं आता है तो उस केस में क्या करेंगे आप, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अगर आपको एक डिटेल एस्टिमेट बनाना है तो उसके लिए आपको बीबीएस आना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ गाइडलाइंस है जो हमने प्रिपेयर करी है। जब हम बीबीएस बनाते हैं उससे पहले हमें ध्यान होनी चाहिए कि फर्स्ट गाइडलाइन इज़ द बार शुड बी ग्रुप टुगेदर फॉर ईच स्ट्रक्चरल यूनिट। लाइक अगर आपको जब भी आप बीबीएस बनाएंगे तो आपको उसके लिए क्या करना है कि जो भी आपकी बार्स हैं उनको ग्रुपीज़ में बांटना है। मतलब आपको क्या है बनाना है कि जैसे अगर कहीं एक फ्लोर है तो उसके लिए जितनी बीम यूज़ हो रही है उनका एक ग्रुप बनेगा, जितने कॉलम यूज़ हो रहे हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। अगर कॉलम की साइज़ डिफरेंट है तो उनके ग्रुप्स अलग बनेंगे और ये ईच फ्लोर के लिए सेपरेट बनेगा। वेदर अगर हम आइडेंटिकल भी है बीम तो भी आप अलग अलग फ्लोर के लिए सेपरेट करेंगे इसको। सेकंड इज़ द कटिंग लेंथ एंड द बेंडिंग लेंथ कैलकुलेशन आर सेपरेटली कैलकुलेटेड एंड नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डिटेल रेनफोर्समेंट ड्राइंग। कटिंग लेंथ और बेंडिंग लेंथ क्या होती है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। थर्ड वन इज द फॉर्म, टाइप ऑफ बार, शेप ऑफ बार शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द SP34। ये एक स्पेसिफिकेशन प्रोविजन है SP34, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको टाइप ऑफ बार, फॉर्म, द शेप ऑफ बार क्या होना चाहिए वो गिवन है। बार शुड बी लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज द इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बार मार्क रेफरेंस ऑन द लेबल अटैच्ड to a bundle of bars refers uniquely to a particular group or set of bars of defined length, size, shape and type needed to complete a certain work. Now the father of estimation जो BN दत्ता है, that is the father of estimation, has given certain recommendation for the usage of steel in different components of building. BN दत्ता आप सबने पढ़ी होगी आपके बीटेक में। उन्होंने कुछ एक परसेंटेज गिवन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर आपको बीबीएस नहीं आता है तो आप एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए उन्होंने कुछ एक परसेंटेज दिया था जिससे आप डायरेक्टली उसको एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आपको स्टील की मिल जाएगी। सो लाइक हियर इन दिस टेबल वी कैन सी दैट फॉर स्लैब इट इज़ 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर बीम इट इज़ 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर कॉलम इट इज़ 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट एंड फॉर फुटिंग इट इज़ 0.8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो परसेंटेज है ये आपको एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी देंगे ना कि एक्यूरेट क्वांटिटी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने से पहले उसके कुछ बेसिक आने चाहिए। लाइक फॉर स्टील बार्स लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बार जो गिवन होती है वो होती है 12 मीटर। ये आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो आप याद रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बार यूज होती है उसकी लेंथ होती है 12 मीटर। बट the standard length of the bar is usually 5 to 5.5 meters per bar. Please keep in mind the raw material used to manufacture roll the steel bar is usually 12 meter long and is sold in such as bundles. That's why we use the length of standard bar as 12 meter. Now the weight of steel bar per meter length is d square divided by 162. ये एक फॉर्मूला है जो आपको वेट देगा kg per meter में and the unit weight of steel is 7850 kg per meter cube. अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट पर मीटर कितना हो जाएगा d स्क्वायर डिवाइड बाय 162 वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द बार, हियर d गिवन इज 10 mm, सो वी विल यूज द 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 162, इट विल गिव यू द रिजल्ट 0.6172 kg पर मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए इसमें कि जो d है वो mm में है बट द रिजल्ट जो आएगा आपका वो kg पर मीटर में आएगा। नाउ हमें वेट पर बार निकालना है तो d स्क्वायर बाय 162 इंटू एल। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बार इज 12 मीटर,
सो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.40 kg पर बार हमारा वेट आ गया। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये टर्म आपने सुनी होगी आरसीसी में, बहुत बार इनको क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं कि मेन बार क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में। तो आज हम एक ईजी तरीके से पढ़ते हैं। मेन बार वो बार होते हैं जिनको शॉर्टर स्पान डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक पिक से समझे तो मेन बार क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें शॉर्टर स्पान कौन सा है हमारा। अगर ये हमारे पास 3 मीटर है और ये 1.5 मीटर है तो हमें दिख रहा है कि 1.5 मीटर वाला शॉर्टर स्पान होगा। तो शॉर्टर स्पान की साइड में ये वाले जो बार हैं, ये जो इरेक्ट किए हैं, जो यहाँ मार्क किया हुआ है, वो मेन बार होंगे, और जो लॉन्गर स्पान की साइड में होंगे वो वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे। पहला डिफरेंस आपको यही याद रखना है कि जो शॉर्टर स्पान की डायरेक्शन में होंगे वो हमारे मेन बार होंगे। अब क्यों इन्हें प्रोवाइड किया जाता है? द पर्पज ऑफ मेन बार इज टू ट्रांसफर द बेंडिंग लोड डेवलप्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब टू द बीम, दैट्स वाई द मेन बार इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ स्लैब। दूसरा डिफरेंस हमारा ये होता है कि जो बॉटम में जो बार होती है हमारी, द टॉप मोस्ट मतलब बॉटम में जो सबसे लास्ट बार होगी वो हमारी मेन बार होती है, उसके ऊपर वाली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। सो मेन बार के लिए हमारे पास क्या 2 पॉइंट हुआ है। पहला पॉइंट ये शॉर्टर स्पान डायरेक्शन में होती है और दूसरा एट द बॉटम ऑफ स्लैब होती है। Distribution bars are used to resist the shear stress crack develop in the longer span. We place the distribution bars perpendicularly on the top of main bars. Now cutting length of the main bar. Cutting length मतलब कि आपने इस तरीके की शेप देखी होगी साइड पर, कंस्ट्रक्शन साइड पर, कभी वीडियोस में कभी बुक्स में आपने ये शेप देखी होगी बार्स की। तो इन बार को जो कट किया जाता है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहली जो लेंथ है मतलब द कटिंग लेंथ ऑफ अ बार मेन बार हैविंग अ हुक, अगर हुक आपको प्रोवाइड है तो उसको आपको लिए कितनी आपको लेंथ रखनी है। सो इसके लिए जो IS कोड यूज़ होता है वो IS 2502 इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट। लेंथ ऑफ द हुक यहाँ गिवन है, आप 9D ले सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको 10D भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर 9D ले सकते हैं। सो द टोटल लेंथ ऑफ मेन बार कितनी हो जाएगी, L plus 9D on this side and 9D on other side. So it will be 2 into hook length. So L plus 2 into 9D, that is L plus 18D, where D is the diameter of bar. अब हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर हमारे पास 5 मीटर की लेंथ है बार की और उसका डायमीटर 10 mm है तो उसकी हुक लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 into D। यहाँ पर D mm में है तो 9 into 10 that will be 90 mm। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 से, so 0.090 मीटर। Now the total length will be 5 plus 2 into 0.090 meter, that will be 5.180 meter. Now the cutting length of the main bar with this type of bend. एक बेंड आपने वो वाले देखे थे, और अगर इस टाइप के बेंड है तो उसमें आप क्या दे सकते हैं कि आपकी जो हुक लेंथ है, लेंथ ऑफ बेंड जो आपके लिए आप लेंगे वो कितनी है, 9D to 16D कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 10D लेके इसको सोल्व करा है, तो टोटल लेंथ विल बी L plus 10D plus 10D, that will be 20D। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक 4 मीटर का बार है और 10 mm डाया गिवन है तो बेंड लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 into D, that is 10 into 10 100 mm। इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.100 मीटर। सो टोटल लेंथ विल बी 4 plus 0.100 plus 0.100, that will be 4.20 मीटर। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है ये आपने बहुत बार सुना होगा कि ओवरलैपिंग, द लैपिंग कैन बी डिफाइंड एज द ओवरलैपिंग ऑफ 2 बार्स साइड बाय साइड to up to the design length, and usually the stock length of the steel bar is limited to 12 मीटर। देखिए इसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग की आपको ज़रूरत कब पड़ती है, जब क्योंकि हमारे जो स्टील बार है उनकी लेंथ लिमिटेड है 12 मीटर। तो क्या होता है कि जब अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन, आपका ऐसा फिक्स तो है नहीं कि 12 मीटर पर ही ख़त्म हो जाएगा, इससे कम या ज़्यादा हो गई होगा। स्ट्रक्चर की यूनिट है, स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप है, तो उसमें जब भी अगर आपको जैसे 12 मीटर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ओवरलैपिंग बार्स की करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बार्स को ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें पॉइंट टू पॉइंट टच करके कंक्रीट में दबा रख दें, उससे वहाँ फेलियर आ जाएगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो उसके लिए कितना आपको बॉन्डिंग करना है, अगर आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है आपने देखी भी होगी रियल लाइफ साइट में कि ये बॉन्डिंग कितनी होनी, तो उसके लिए कुछ कोडल प्रोविज़न है वो हमें फॉलो करने हैं, तो उसे हम यहाँ पर बेसिक ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। और हम यहाँ स्टील बार्स की लेंथ लिमिटेड क्यों रखते हैं 12 मीटर तक, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टील बार्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट। नेक्स्ट टर्म इज द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू
कंक्रीट। देखिए वो वाला जो इससे पहले वाली ओवरलैपिंग लेंथ थी हमारी, वो थी कि आप स्टील के ऊपर स्टील रख के उसको ओवरलैप कर रहे थे। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ मतलब आपका स्टील कंक्रीट में कितना होना चाहिए so that it will transfer stress from steel to the concrete easily, मतलब उसकी बॉन्डिंग टूटे ना और वो पूरा स्ट्रेस स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर कर दे। सो IS 456 ने इसको डिफाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456, द कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन इन एनी बार एट एनी सेक्शन शैल बी डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ द सेक्शन by an appropriate development length or by end anchorage or by a combination thereof. A development length can be defined as the amount of reinforcement or bar length needed to be projected into the column to establish the desired bond strength between the concrete and steel. In this figure you can see the development length here. यहाँ reinforcement आ रहा है हमारा और यहाँ एक अलग स्ट्रक्चर से कंबाइन हो रहा है ये स्ट्रक्चर। तो हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है ये टोटल इतनी आ जाएगी, तो एक प्रॉपर बॉन्ड बना पाए और इसका पूरा स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो पाए। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, ये फुटिंग का है। इसमें ये वाला पार्ट इसका जो कॉलम है इसका डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज कॉलम नेक टू कॉलम ओवरलैप, जहाँ पे हमको फॉर्मूला गिवन है L = 40D to 50D। जो भी वैल्यू आप कंसिडर करना चाहे वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम टू कॉलम और बीम ओवरलैप, उसकी वैल्यू आपको लेनी है 50D। एंड डेवलपमेंट लेंथ जो है वो आपको गिवन है फॉर डोवेल बार्स इज 16D। सो अब सबसे पहले डोवेल बार्स क्या होते हैं। देखिए डोवेल बार्स आपने देखे होंगे RCC मेंबर में कि कुछ जो बीम का या फिर कॉलम का पार्ट लेते हैं हम एक्सट्रूड किया होता है सेक्शन से, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकें। हमने जो फिगर लगा रखा है इसमें आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये बीम का हो गया, स्लैब का हो गया, ये पार्ट के कुछ जो बार्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, ताकि आप प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए जब इसके ऊपर ही इरेक्ट करेंगे तो प्रॉपर बॉन्डिंग हो पाए दोनों मेंबर्स की। तो ये जो बार्स हैं इनको डोवेल बार्स बोलते हैं। जबकि फुटिंग जब आप बनाते हैं कॉलम की फुटिंग, तो इसमें जो ये पार्ट जो है बार्स का आपको शो कर रखा है फिगर में, ये डोवेल बार्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं इस फुटिंग का। तो फुटिंग के लिए अगर आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है ओवरलैपिंग लेंथ। तो ये कितनी हो जाएगी, हम ले लेते हैं यहाँ पर 50D। फिर डोवेल बार्स की लेंथ आपको गिवन है जो यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी, और ये इसकी डेवलपमेंट लेंथ होती है प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए। तो ये कितनी हो जाएगी 16D। सो टोटल लेंथ विल बी L + 16D + 50D। सो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या क्या डिडक्शन किए जाते हैं, कैसे कैसे आप जब भी बैंड आएंगे उनके लिए आपको डिडक्शन करने पड़ेंगे, और क्या क्या कंक्रीट कवर्स होते हैं, कौन कौन सा कंक्रीट कवर यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्या क्या डिडक्शन होते हैं, और कैसे आप एक BBS अच्छे से बना सकते हैं, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ आगे वाले वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एस्टिमेशन रिलेटेड वर्क फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग, जहाँ पर हम GIS की ट्रेनिंग कराते हैं, और भी बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच हम ट्रेनिंग कराते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर करियर काउंसलिंग। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.civilabhyas.com, and you can also call us or message us at the above given number. Thank you friends for watching it with us. Please subscribe our channel and follow our channel, and please share it with your friends and family.